कंप्लीटली कवर करेंगे, नोट मेकिंग आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक जितना हमने किया है उसका एक रिविजनल एमसीक्यू नहीं बट एक रैपिड फायर क्विज जैसा अपन लोग करते हैं वो आज एक क्विज किया जाए। आर यू गाइस ओके विद दैट? बताओ जरा। मुझे तो लगता है कि होना चाहिए, काफी टाइम से अपन ने एक रैपिड फायर क्विज किया नहीं है, जस्ट सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज एंड वी आर इन दैट हैबिट ऑफ लाइक आंसरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो अपन कर लेते हैं उसको। मी एंड एएमडी आ चुका है सर, आप भी आ जाओ। मी तो एएमडी आ चुका है सर, आप भी। हाँ आ गया, ठीक है। पीडीएफ बना के, अरे पीडीएफ यार, पीडीएफ अलग से बना करके सेंड कर देंगे, लेकिन अभी रैपिड फायर अपना करेंगे, ठीक है। ओके ओके डन निर्भय, डन डन विल डू दैट। गुड इवनिंग ज्योति, बढ़िया, पक्का पक्का पक्का, शाबाश। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई गेस सेक्शन नंबर 98 तक कवर कर लिया था एरिया, ठीक। फटाफट से मुझे बताइए सेक्शन 98 तक कवर हो गया था। नोट मेकिंग हम लोग अलग से इसके लिए करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरी नोट मेकिंग ही होने वाली है। आज हम लोग प्राइवेट डिफेंस को कंप्लीट करेंगे। यस वी विल डन टिल 98, परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद 99 देन। 99 इज अ वेरी इजी सेक्शन। ये एरिया ऐसा है कि इसे अपने को फटाफट निपटाना है ताकि हम लोग एक छोटा सा क्विज ले सकें। नाउ हैव अ लुक एट इट। सेक्शन नंबर 99 बोलता क्या? देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। हाँ मैंने करवाया भरत, देख लेना एक बार। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justified by law. अब इसका क्या मतलब हुआ? There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith. सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझो। अगर आप पे कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है जो कि एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और वो किसी भी प्रकार से आपको जेन्युइनली ग्रीवसली हर्ट कॉज करने के इंटेंशन से या फिर आपकी डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपका कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, ठीक। अब मान लो कि प्राइवेट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो व्यक्ति आपको अरेस्ट करने आए, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं भैया मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो मेरा राइट ऑफ प्राइवेसी आर्टिकल 21। कैन वी से दैट कि आई हैव आर्टिकल 21, यू कैन नॉट अरेस्ट मी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। भाई वो बंदा अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हुए आपको अरेस्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आपका अगर वो अरेस्ट कर सकता है तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बनेगा नहीं। दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे एक चीज को बस हमें नोट डाउन करने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जिससे जेन्युइनली ऐसा एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी डेथ कॉज करने के लिए कर रहा है या ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीवसली हर्ट करने के लिए किया जा रहा है, तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना, ठीक। लेकिन इसमें भी एक तरह का एक लीडिंग पैटर्न आता है। मुझे बताइएगा, मान लीजिए कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि उन्हें लाठी चार्ज करना है। अब लाठी चार्ज में भाई इंजरी हो सकती है, यस, लाठी चार्ज में इंजरी होने की चांसेस होती है, लेकिन क्या लाठी चार्ज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है, तो क्या उसके अगेंस्ट आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाठी चार्ज की जरूरत हर कंडीशन में पड़ती भी नहीं है। लाठी चार्ज की जरूरत तब पड़ती है जब किसी क्राउड को डिस्पर्स होने के लिए कहा जाए और वो अपनी मर्जी से डिस्पर्स ना हो, ठीक। मतलब अगर कोई क्राउड है, कोई अनलॉफुल असेंबली है, यस राइट है, तो ऐसी स्थिति में जब उनको डायरेक्शन दिया गया है कि अब आप यहाँ से निकलिए, भागिए, जाइए, डिस्पर्स होइए, ठीक, ऐसी स्थिति में अगर वो डिस्पर्स ना हो तब फिर उन पे लाठी चार्ज किया जाता है, ठीक। अगर लाठीचार्ज ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, यस, लाठीचार्ज या फिर टीयर गैस या लाफिंग गैस, इनका यूज किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्संस पे तभी किया जाता है जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रह जाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बनेगा। लेकिन इन जनरल अगर कोई व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर आपके पास आकर के कोई भी ऐसा एप्रीहेंशन कॉज करता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि भैया आपकी तो डेथ ही कॉज कर दी जाए या फिर आपको ग्रीवसली हर्ट ही कर दिया जाएगा, तब आपके पास एक वैलिड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये चीज ये बताती है। अच्छा, जो ये पहला पैराग्राफ है इसकी लास्ट लाइन को देखिए, ये बोलता है there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though the act may not be strictly justified by law। ठीक, भले से जो एक्ट है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है। हालांकि जो एक्ट है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, ठीक। समझ रहे हैं इस चीज को? एनकाउंटर के टाइम पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हो, होता है। अगर लेजिट आपके पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि आप ये प्रूव कर सको कि हमारा एनकाउंटर हो सकता था अगर हम यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किए, तो डेफिनेटली आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल फोर्स नहीं चलता है। आप मुझे जरा यहाँ पे ध्यान से समझाइएगा, बहुत ध्यान से समझाना। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर पुलिस मान लो कि कोई ऐसा एक्ट कर रही है जो कि स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ तो नहीं है, लेकिन दैट एक्ट इज डन बाय पुलिस इन गुड फेथ, अगर वो एक्ट पुलिस गुड फेथ में कर रही है, तो क्या आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? ऑल्दो इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ, द रूल सेज नो, नहीं होगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। मान लो कि तुम लोग घर पे आराम कर रहे हो, दिन के समय पुलिस आती है, घंटी बजाती है और घंटी बजा करके कहती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या बोलोगे तुम पुलिस को? घंटी बजाई, नॉक किया, तुमने दरवाजा खोला, पुलिस ऑफिसर सामने खड़ा है, अच्छा ऐसे बोलोगे ले लो तलाशी ले लो, ऐसे बोल दोगे? यस, वेरी गुड, ठीक। अच्छा, सर्च वारंट कहां है? ठीक है, कर लो, तलाशी ले लो, रीजन बता दो, क्या रीजन है? तलाशी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले सर्च वारंट शो करो। दैट्स इट, यू हैव टू शो द सर्च वारंट फर्स्ट एंड आई विल लेट यू गेट इनसाइड। अच्छा, अब जरा मानो, इस चीज को समझना, मान
सर्च वारंट ना दिखाए, मान लो कि पुलिस ऑफिसर आपको सर्च वारंट ना दिखाए, तो क्या आप उस पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे अंदर, एकदम बिल्कुल जा ही नहीं सकते तुम अंदर? उसके पास सर्च वारंट नहीं है, वो बता रहा है कि वो किस केस में सर्च कर रहा है। देखो उसको रीजन तो बताना पड़ेगा सर्च का, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज दिस विल बी ट्रेसपास। पुलिस ऑफिसर बिना रीजन बताए आपके घर में घुस नहीं सकता। There's no way by which a police officer can enter your house without telling you the reason why he wants to enter your house. That is for sure. तो बिना रीजन बताए अगर घुसेगा तब तो ट्रेसपास है, लेकिन अगर रीजन बता के बिना सर्च वारंट के अंदर घुस रहा है, so this act, although it is not strictly justified by law, strictly justification तो तभी होता जब आपके पास सर्च वारंट होता, लेकिन although it is not strictly justified by law, still अगर उस बंदे ने आपको रीजन बताया है तो आपके पास रिस्ट्रेंट करने का, रोकने का, फोर्स इस्तेमाल करने का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं, मतलब नहीं क्रिएट होता है। ये पॉइंट है, ठीक। आप यहां पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑल्दो दिस एक्ट इज नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। भाई एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ कैसे होता? सर्च वारंट होता, वो बंदा रीजन बता रहा है कि भैया इस मामले में सर्च कर रहे हैं, ये देखो सर्च वारंट, अब वो व्यक्ति एंटर होगा, आप उसको नहीं रोक सकते, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर। दूसरा, वो बंदा आपको बता रहा है कि भैया ये रीजन है इसलिए मुझे सर्च करना है आपके घर पे, मेरे पास सर्च वारंट नहीं। अब क्या इससे आपको फोर्स इस्तेमाल करने का या किसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि मोशन इस्तेमाल करने का एक अधिकार मिलेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 99 आपको रोकता है। सेक्शन 99 बोलता है कि भैया तुझे फोर्स यूज करनी है तो फोर्स यूज कर ले, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको प्राइवेट डिफेंस में कंसीडर नहीं करें, क्योंकि although the act which is done is not strictly justified by law, it is not strictly justified by law, but one way or the other it is justified by law. improper procedure है, but procedure तो है, ठीक है, improper है बिल्कुल है, लेकिन procedure तो है, ये पॉइंट है। अच्छा, मान लो भाई अरेस्ट वारंट के बिना कोई किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने आ गए, मामला ऐसा जिसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत, ठीक, लेकिन अरेस्ट करने आ गए, और फॉर एग्जांपल अरेस्ट वारंट ड्यू टू सर्टेन रीजंस उस टाइम पे अगर लेने जाते तो तब तक व्यक्ति भाग जाता, ठीक। अब बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, पकड़ेंगे नहीं तो भाग जाएगा, अरेस्ट वारंट मिल नहीं रहा, तो ऐसे में आप बिना अरेस्ट वारंट के व्यक्ति को गए, नीड ऑफ द आवर है, आप गए व्यक्ति को जाके पकड़ने लगे, आप पकड़ने लगे, उसने कहा अरेस्ट वारंट दिखाओ, आपने कहा नहीं है भैया हमारे पास अरेस्ट वारंट ही नहीं है। अब इसमें क्या होगा? रूल इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट कि अगर ऐसा सिनेरियो अराइज करता है तो उस कंडीशन में भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 99 का पैरा नंबर 1, ठीक। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए पैरा नंबर 1 समझ में आया? जस्ट टेल मी, पैरा नंबर 1 समझ में आ गया? हम एक एक करके पैरा वाइज चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज आपको समझना जरूरी है। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपको सेक्शन नंबर 99 कोट करना आना चाहिए, ठीक है? हाँ बढ़िया, ठीक। देखो होता क्या है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि ऐसा एक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है बट इट इज नॉट एन एक्ट दैट कॉजेज एन एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डेथ, ठीक। अगर ग्रीवियस हर्ट और डेथ का सिनेरियो है तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन अगर ऐसा एक्ट है जिसमें ना तो ग्रीवियस हर्ट है ना ही डेथ है, दोनों का ही एप्रीहेंशन नहीं है, तो ऐसे एक्ट के टाइम पे आपके पास नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। भले से ये जो एक्ट किया जा रहा है ये स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ ना हो, मतलब एक्ट किया तो जा रहा है, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। क्या ये इम्प्रॉपर प्रोसीजर होने से आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक। आपके पास पब्लिक सर्वेंट के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ तब है जब उसके एक्ट से आपको ग्रीवियस हर्ट या डेथ का एप्रीहेंशन क्रिएट हो, अदरवाइज आपके पास कोई और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं होगा, इवन इफ दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट जस्टिफाइड बाय, ठीक है। अच्छा हाँ सौम्या, अगर ग्रीवियस हर्ट और डेथ का एप्रीहेंशन है तब आप डेफिनेटली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, ठीक। अच्छा, लेकिन सर लाठी चार्ज में भी तो पुलिस तो आरटी नहीं है, लाठी चार्ज में भी तो पुलिस को राइट नहीं है वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करे या डेथ, तो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको तो यूजिंग फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली का राइट ही है, नॉट टू कॉज ग्रीवियस। देखो लाठी चार्ज का जो प्रोसेस होता है, लाठी चार्ज का प्रोसेस इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस। आपने कभी नोटिस किया हो पुलिस को जब किसी अनलॉफुल असेंबली को रोकना होता है तब वो पहले बैरिकेड्स लगाते हैं, पहले वो बैरिकेड्स लगाते हैं, नंबर 1। द फर्स्ट प्रोसेस दैट दे डू इज दे गो फॉर द बैरिकेडिंग, नंबर 1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ये तो तैनात है, ये वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये तो तैनात है बैरिकेडिंग में, ये लेके आके खड़े, ठीक। जब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो वो डायरेक्टली जो क्राउड होता है उससे कम्युनिकेशन में होते हैं इन ऑर्डर टू कर्टेल एनी काइंड ऑफ एक्ट। ये लोग कुछ गड़बड़ ना करने, भड़क ना जाए भीड़, उनको कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, जनरली जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो यहाँ पे तैनात होते हैं इस पॉइंट पे, ठीक। ये आपके बेसिक सिपाही, कांस्टेबल, उस रैंक के आपके पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनको जनरल एक पहला काम दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है इन केसेस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। नाउ आप इस चीज को समझो कि इनको तब तक रोका जाता है और हर उस तरीके से रोका जाता है जहां पे लाठीचार्ज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। अगर लाठीचार्ज के बिना काम हो सकता है तभी तक यहाँ पे आपको रोका भी जाएगा, आपको बैरिकेड से ही धकेलने की कोशिश की जाएगी, आपको पीछे किया जाएगा। If you have noticed this fact, they hold a particular shield kind of a thing by which they push you back. They don't hit you directly. कभी भी हिट नहीं करते आपको डायरेक्टली, वो आपको पुश करते हैं कि आप पीछे जाओ, आप यहाँ एंटर नहीं हो सकते, ठीक। इट इज एट द लास्ट पॉइंट कि अगर कमिश्नर के ऑर्डर्स आ गए हैं तब जाकर के लाठी चार्ज किया जाता है। और लाठी चार्ज भी आप लोगों ने नोटिस किया हो, लाठी चार्ज में किसी व्यक्ति को, अगर आपने ये चीज देखी होगी, लाठी चार्ज में कभी कभी आपने नोटिस किया होगा पुलिस ऑफिसर जो है वो व्यक्ति का थोड़ी दूर तक पीछा भी करते हैं, ये भी आपको
कि अरे सर ये तो थोड़ा राइट को ये आप थोड़ा ज्यादा नहीं यूज कर रहे भाई, किसी व्यक्ति का पीछा करके उसको लाठी से आप कैसे मार सकते हो? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि लाठी चार्ज करते वक्त क्या आप किसी व्यक्ति का पीछा करके उसे मार सकते हो? भाई एक बार लाठी चलाई वो भागने लगा, अब आप उसको पीछा करके मार रहे हो तो ये तो गलत हुआ। ठीक, यस, ये गलत नहीं माना जाता है, ये गलत नहीं माना जाता है क्योंकि उस पॉइंट तक कोशिश की जाती है जिस पॉइंट तक उनको डिस्पर्स करने के लिए बोला गया है। मतलब आप इस दायरे से, ये जो पॉइंट है, ये जो बैरिकेडिंग है, इसके कम से कम नहीं तो एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में एटलीस्ट लाइक 50 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर्स या 75 मीटर्स या 100 मीटर्स तक, ठीक, दूर रखने की कोशिश की जाती है। जब तक आप उस एरिया से भाई आप उपद्रवी हो, इस चीज को समझो ना, आप इस एरिया में रुकोगे तो पुलिस ऑफिसर्स का लाठीचार्ज करने का सेंस क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, लाठीचार्ज में वो लोग डायरेक्टली आपको सर पे हिट नहीं करते, वो किसी वाइटल ऑर्गन पे हिट नहीं करते। दे ट्राई हिटिंग यू ऑन योर हैंड्स, दे ट्राई हिटिंग यू समवेयर ऑन योर बैक, नॉट ऑन योर नेक, नॉट ऑन योर बेसिक टॉर्सो, नॉट ऑन योर प्राइवेट पार्ट्स, नॉट ऑन एनी ऑफ द ऑर्गन्स जो कि मतलब लीथल हो जाए। ठीक, तो ऐसी जगह आपको हिट किया जाता है जिससे कि आपको एक पॉइंट से दूर भेजा जा सके। दैट इज ऑल। सो लाठीचार्ज से कभी भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेवलप होता ही नहीं है क्योंकि आप एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे। इस कंडीशन तक आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे जिसको डिस्पर्स करने को बोला गया था, वो डिस्पर्स नहीं हुई, तब लाठीचार्ज किया और फिर आपको एक पॉइंट से पीछे कर दिया गया। वरना अदरवाइज यहाँ मान लो हमने यहाँ पे लाठीचार्ज कर भी दिया, बैरिकेड के पास लाठीचार्ज कर दिया, अब बंदा यहीं खड़ा है, सारे लोग यहीं खड़े, अब इनको अगर एक पॉइंट से बाहर आप नहीं करोगे तो ये दोबारा अंदर घुस जाएंगे, फायदा क्या हुआ? ये चीज है, इसीलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे नहीं होता। अब पैराग्राफ नंबर 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो सेम ही चीज है, बस पैराग्राफ नंबर 2 बोलता है कि मान लो ये काम जो है, जो अभी तक हमने देखा, अगर यही काम कोई एक रैंडम एक्स प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस पे कर रहा हो, तो किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस पे कर रहा हो, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे किसी भी तरीके का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आई टेल यू वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, आप लोगों ने नोटिस किया हो, स्पेशल 26 करके एक मूवी है, इसका गाना भी है, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, यस, हाँ, फेक रेड करते हैं लोग, यस, याद आया, स्पेशल 26, ठीक है, हाँ, मुझ में तू, बहुत बहुत बढ़िया गाना है, गाना अच्छे मूवी। तो ये जो स्पेशल 26 है, स्पेशल 26 में जो कैरेक्टर है, ठीक है, अक्षय कुमार का, आप मान लो कि ये फेक नहीं, मान लो कि ये रियल, ठीक, ये रियल है, ध्यान से समझ, ये रियल है, ये कहीं पे रेड करने पहुंचे, ये कहीं पे रेड करने पहुंचे। अब रेड करने पहुंचे तो जिनके घर में रेड करने पहुंचे वहां पे बहुत सारे लोग थे, इनकी टीम में थे 4 लोग, 5 लोग, रेड करने पहुंचे तो यहाँ पे हैं 50 लोग। अब पुलिस को बुलाएं, तब तक तो ये जो 5 लोग हैं ये 5 का 10 हो जाएंगे, ये लोग मार काट के बराबर कर देंगे। तो इन्होंने रेड करने के लिए हेल्प ली प्राइवेट पर्सन की, इन्होंने रेड करने के लिए प्राइवेट पर्सन की हेल्प ली कि भैया थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, हेल्प करें, जिससे हम ये रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक, अब ये जो प्राइवेट पर्सन जो इनके कहे हुए डायरेक्शंस पे एक्ट कर रहा है, क्या उसके अगेंस्ट आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? विल यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, तो अगर पब्लिक फंक्शन एक प्राइवेट पर्सन परफॉर्म कर रहा है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, वो किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपकी क्रिएट नहीं करेगा। ये आपका पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 99 का फर्स्ट हाफ, दिस इज द फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट हाफ के बाद बात करते हैं सेकंड हाफ के बारे में। सेकंड हाफ क्या बोलता है? There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities. अब जरा समझिए इस बात को। अगर आपके पास पुलिस के पास जाने का समय है, अगर आपके पास पुलिस को इन्फॉर्म करने का समय है, अगर आपके पास पुलिस की हेल्प का समय है, ठीक, तो आप ऐसी स्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम पे फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस और नो? अगर आप पुलिस के पास जा सकते हो, यू कैन डेफिनेटली गो टू द पुलिस। ठीक, आप पुलिस से चाहे तो उनका क्या कहते हैं असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, यस, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर प्राइवेट पर्सन एक्सेसिव हार्म यूज करते तो डेफिनेटली आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मान लो कि अगर यही पब्लिक फंक्शन कोई प्राइवेट पर्सन एक्सेस में परफॉर्म कर रहा है, यानी ग्रीवस हर्ट या फिर डेथ का एप्रीहेंशन ही क्रिएट कर दे रहा है, तब आपके पास डेफिनेटली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये रूल। ठीक, सो द पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हैं, आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता। एक एक्स नाम का व्यक्ति था, ठीक है, एक्स नाम का, इसको एक्स का एक नाम ही दे देते। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिरीश, एक गिरीश नाम का व्यक्ति, ठीक, हाँ, फिर से एक्स। एक तो अगर मैं एक्स वर्ड लिख दूं तो तुम लोग क्या इमेजिन करने लगते हैं? कहाँ बुद्धि चली जाती है तुम्हारी कि सर उसके बारे में तो मत लिखो, वो तो बेवफा निकली, हाँ, पास्ट ट्रॉमा, तुम्हें कुछ भी याद आ जा रहा है, फोकस करो। ठीक, एक गिरीश नाम का व्यक्ति। सर मुझे अभी जस्ट अन अकेडमी से श्वेता मैम की कॉल आई थी, आपकी तारीफ कर रही थी। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, ऑल्दो वी हैव नेवर मेट, ऑल्दो आई हैवंट सीन यू, बट थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरी तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फोन पे का नंबर दे दूं कि डायरेक्ट IFSC बताऊं? मतलब तारीफ का क्या करूंगा मैं, तारीफ का क्या करूंगा, कैश दो मुझे,
ये क्या फालतू में, ठीक, चलो ना, फोकस 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 फोकस। सो गिरीश इज द गाय, इनको एक इंफॉर्मेशन मिली है, ध्यान से सुनना ना, दिस इज अ सीरियस एस्पेक्ट। इनको इंफॉर्मेशन मिली है दैट देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ सोनू, एक सोनू नाम का व्यक्ति है जो कि प्लान कर रहा है इनकी फील्ड्स को जलाने का, इनके फार्म को बर्न करने का, जलाने का प्लान बना रहा है सोनू। सोनू का ऐसा इंटेंशन है कि वो अगले कुछ दिन में गिरीश के फार्म को जलाएगा। बस सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली है, ध्यान से सुनिएगा। आज इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, कल रात को लगभग 12 बजे, यानी 12 AM, आज इंफॉर्मेशन मिली है, कल रात को लगभग 12 बजे एक व्यक्ति और भागता हुआ गिरीश के पास आता है। एक पर्सन है जो गिरीश के पास भागता हुआ आता है और बोलता है कि गिरीश यार चलो जल्दी, सोनू और उसके जो दोस्त हैं वो सभी लोग मिलके तुम्हारी फील्ड को आग लगा रहे हैं। गिरीश जाता है और सोनू को रोकता है, फोर्स इस्तेमाल करता है, जिससे सोनू और उसके दोस्तों को चोट लगती है। ध्यान से सोच के बताना, क्या गिरीश ने एक वैलिड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज की है या देयर वाज नो राइट ऑफ प्राइवेट? ध्यान से सोच के बताना, हाँ ना मत बोलना, जस्ट थिंक। उस बंदे को इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कोई प्लान था, क्या गिरीश ने वैलिड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया है या ये इनवैलिड है? टाइम तो था अथॉरिटी के पास जाने का, ठीक है, मान लेते हैं टाइम तो था अथॉरिटी के पास जाने का, लेकिन मुझे ये बताओ, समझना इस चीज को, योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग, आई टेल यू व्हाई इज इट रॉन्ग, ठीक, समझना इस चीज को। गिरीश को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली है, यही केस का पूरा एस्पेक्ट है। गिरीश को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली है। इज इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू एप्रीहेंशन? दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आया? आई होप नाउ यू गॉट द क्वेश्चन कि सही सवाल क्या है। सवाल ये है कि क्या इंफॉर्मेशन और एप्रीहेंशन सेम है? दिस कनेक्ट्स यू विद द कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ध्यान से समझना। मान लो कि तुम्हें, अब मैं इसको एक और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम वापस आएंगे इसी क्वेश्चन पे। मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति है, आपका कोई एनिमी है, हम उसको एक नाम दे देते हैं, मान लो राजू नाम, ठीक है, आपका एक एनिमी है जिसका नाम है राजू। राजू आपको फोन करके बोल रहा है, ठीक है, भाई मैं तुझे ना जिंदा गाड़ दूंगा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। राइट नाउ जब उसने आपको फोन करके ये बताया, क्या आपके पास एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? एग्जैक्टली गुलिस्ता, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। वो अपन गुलिस्ता उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, बट एक लेवल पे पहले ये समझते हैं, उसके आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। जब वो एक्चुअली एक कंटीन्यूअस एक तरीके का डर पैदा करे, तब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आएगा ना। भाई फोन पे मैं आपको धमकी दूं, किसी के थ्रू मैसेज भिजवाऊं, कुछ भी करूं, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बनता, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बनता। इट इज अ मियर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यस इट इज अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तब जब तक आपका एप्रीहेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक, हाँ, अनलेस ही क्रिएट्स एन एप्रीहेंशन दैट इंजरी वुड बी कॉज्ड टू यू, ठीक, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बनेगा ही नहीं। अब वापस इसी सवाल पे आओ दिव्या, अब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे जब गिरीश को इंफॉर्मेशन मिली कि सोनू ऐसा प्लान बना रहा है, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था ही नहीं होगा। भाई प्लान बना रहा है, ठीक है, ओके, प्लान बना रहा है, अच्छी बात है, बनाने दो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मैं उसी टाइम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूं ना करूं, या पुलिस अथॉरिटी के पास जाऊं ना जाऊं, ठीक, भाई ऐसे तो प्लान तो बहुत लोग बनाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि भाई अब आकर के ये लोग घर जला रहे हैं तुम्हारा या खेत जला रहे हैं तुम्हारा, उस टाइम पे क्या ये व्यक्ति पुलिस के पास जा सकता था? क्या तब इसके पास इतना समय? अच्छा, इसको ये पता चल जाता कि ये लोग आ रहे हैं, इसको ये पता चलता कि ये घर से निकल चुके हैं, इसको ये पता चलता कि टीम बन चुकी है और कभी भी पहुंच सकते हैं, क्या उस कंडीशन में इसके पास पुलिस के पास जाने का समय है? हाँ, देन जा सकता है। इसको पता चल जाए भैया ये लोग तैयार होकर निकल गए, घर से एकदम रेडी होकर शेरवानी पहन के ये लोग निकल गए कि आएंगे दूल्हे राजा और तुम्हारी जो ये खेत जला के जाएंगे, तब तुम्हारे पास है, तुम जा सकते हो पब्लिक अथॉरिटी के पास, डेफिनेटली जा सकते हो, बट नॉट अदरवाइज। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब आई बिलीव आप लोग को ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और समझो। यस सर, जब ए ने बताया कि ऐसा कर रहे हैं सोनू एंड हिज फ्रेंड्स, उसके बाद वो अपने घर से निकला, तब वो पब्लिक अथॉरिटी के पास तो बिल्कुल जा सकता है अनिरुद्ध, तब जो गिरीश है वो पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकता है। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मामला ही नहीं। समझ में आया? व्हेन यू गेट एन इंफॉर्मेशन, इट इज नोवेयर नियर टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये प्राइवेट डिफेंस के पास है ही नहीं है। आते नहीं, आप सिक्योरिटी के लिए जाओ, आप पुलिस को जाके इन्फॉर्म करो कि मुझे ऐसा ऐसा पता चला साहब, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक, सिंपल बात है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, राजावस्ती, ठीक, और वो एक उसका मोहम्मद अयूब, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेट्स कॉल हिम मुन्ना, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, किसी को याद नहीं होगा तुम लोग को। राजावस्ती गुंडा रहता है और ये जो मुन्ना रहता है, ये कैरेक्टर, इसका सही नाम मुझे याद नहीं है, बट मान लो इसका, ठीक है, जो भी नाम रहता है, ठीक, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। कहां पे झगड़ा होता है? इनके बीच में झगड़ा होता है बाजार में, बाजार में इनके बीच में झगड़ा होता है। राजावस्ती जो है वो बाइक पे बैठा है, ठीक, बाइक पे बैठा है, और जो ये तनु है, तनुजा त्रिवेदी,
उनको लेकर के जा रहे हैं, उनके लवर है ये मुन्ना, ये बाइक को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये राजावस्थी ऐसे जलील करके मत जाओ, हमको पूरा मार दो, खत्म कर दो। राजावस्थी बोलता बेटा अगर मैं बाइक से उतर गया, ठीक है, तुझे गायब करवा दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा तू कहां गया, ठीक। अब इसमें आप समझो, वो सिर्फ बोल रहा है कि अगर मैं बाइक से उतरा तो ऐसा होगा। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ओवर हियर, आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। लेकिन इसने क्योंकि धमकी दे रखी है, क्योंकि राजावस्थी ने ऐसी धमकी दे रखी है कि अगर ये मुन्ना पे चटका तो मुन्ना को उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। अगर किसी ने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स मूवी देखी है, मुन्ना जब अल्टीमेटली एक शादी में पहुंचता है जहां पे उसे मालूम है कि राजावस्थी नहीं मिलेगा, वो एक रिपोर्ट लिख करके आया होता है पुलिस स्टेशन में। ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवा करके आया होता है, दत्तों की शादी रहती है, वहां पे ऑलरेडी लिखवा करके आया होता है पुलिस स्टेशन में कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके लिए राजावस्थी रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब तुम्हें आज कोई धमकी दे दे मारने की, तो पुलिस में जाकर के सिर्फ एक एप्लीकेशन देकर के आ जाओ कि भाई साहब इन्होंने हमें डेथ थ्रेट्स दिए हैं, अगर हमें कल को कुछ भी होता है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी इस व्यक्ति की होगी। ये पॉइंट है। यू डोंट हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस येट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब आएगा? जब वो बंदा बाइक से उतर जाए, जब आपको मालूम पड़ जाए कि अरे भैया वो भगता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, वो भगता हुआ आ रहा है, तो अब आप देख लो कि आपके पास पब्लिक अथॉरिटी या पुलिस के पास जाने का स्पेस है या नहीं। दैट इज द रूल ऑफ इट, ठीक, फेयर इनफ। ये बनता है डेफिनेटली बनता है। आप देख रहे हो कि कोई फील्ड चलाने की कोशिश कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका बनेगा, भले आपकी फील्ड ना हो, आपका कोई लेना देना ना हो, आपको ये अगर दिखता है तो दिस गिव्स यू अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस सिर्फ अपनी प्राइवेसी के लिए, अपनी बॉडी प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए भी होता है। दैट इज इट, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, ठीक है। नो इट विल नॉट रियल, यस दैट्स द पॉइंट। हाँ, अगर पुलिस ऑफिसर अगर सिविल ड्रेस में आया है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? सिविल ड्रेस में आएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अनलेस वो बंदा बैच दिखाए, तुम्हें पूरी तरीके से सैटिस्फाई कर दे कि हां वो पुलिस ऑफिसर है। हाउ वुड यू नो इफ अ पर्सन इज इन सिविल ड्रेस? ही इज नॉट कैरिंग द कलर ऑफ हिज वर्क यूनिफॉर्म, नहीं है तो फिर कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। नाउ देयर इज अ सर्टेन एग्जांपल दैट आई नीड टू टेक। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो एक तकिया से आपको मार रहा है, ठीक है, तकिया से आपको मार रहा है। क्या आप उस पे तलवार से अटैक कर सकते हो? कैन यू डू इट? कोई व्यक्ति आपको तकिया से मार रहा है, आप उस पर तलवार मार दो, पॉसिबल है? कैन यू डू दैट? आप तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो, काफी अच्छी खासी लंबी तलवार, ठीक। यू कैन नॉट यूज डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स, ठीक, कैन नॉट डू दैट। समझ में आया? कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तलवार अच्छी, थैंक यू सो वेरी मच। टीपू सुल्तान की है, तुम्हें दूंगा भी नहीं, ठीक। यस, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतना ही इस्तेमाल कर सकते हो जितना प्रोपोर्शनेटली सही। अब भाई सीधी सी बात है, अगर कोई त्रिशूल से हमला करे तो आप तलवार से करो, समझ में भी आता है। कोई त्रिशूल से अटैक करे, देखो त्रिशूल से अटैक करो तो देखा, महाभारत देखा है? यस, महाभारत देखा होगा ना। यहाँ से एक त्रिशूल आ रहा है, यहाँ से एक कुछ और आ रहा है, तलवार आ रही है, एक तो ये चीज समझ में आता है। दिस इज जस्टिफाइड, यस दिस इज जस्टिफाइड, इफ नॉट लाइक दिस इज आल्सो जस्टिफाइड, ये भी जस्टिफाइड। लेकिन कोई तुमसे पिलो फाइट करना चाह रहा है, ठीक, पैंडा कलर की वो तकिया लेके तुम्हें मार रहा, तुम त्रिशूली घुसेड़ दो, ठीक, so this is not justified, so you got the point, that is the rule of it, okay, so ध्यान रखना है, ठीक, fair enough, तो ये रूल है, ठीक, ये पॉइंट, तो इसका ध्यान रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि आपको कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स को यूज नहीं करना, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स को आप यूज नहीं करेंगे। आप सेम फोर्स लगा सकते हैं, आप सेम फोर्स लगा सकते हैं, ठीक। अरे बहुत सिंपल सी चीज है यार, तुम लोग ऐसे चिल करो, ये अपना त्रिशूल हो गया, या ये तलवार हो गई, या ये गदा हो गई, धनुष बाण भी रखा है, लेकिन उसके लिए मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे रखने की, इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ। खरीद लिया करो, पता है, समझना, ठीक, समझना, खरीद लिया करो। मेरे को तो सही लगता है, मैं हर नवरात्रि में जहां भी मिलता है ना, जहां पे भी झांकी वाकी लगी रहती है दुर्गा माँ की, वहां से खरीद लिया करो, उठा लिया करो, बहुत सही चीज होती है। रामलीला की तैयारी नहीं है, मैम ने गिफ्ट भी नहीं दिया, मैम ने सिर्फ परमिशन दी है कि शुभम उपाध्याय ठीक है तुम्हारा बहुत मन है तो तुम ये त्रिशूल गदा तलवार खरीद लो, बस इतना किया गया, परमिशन मिली है, खरीदा मैंने, ठीक। यस, मैं ऐसा ही करता हूँ, आई डू दिस ओनली एवरी नवरात्रि, मैं खरीदता हूँ फॉर द सिंपल रीजन कि आई कैन नॉट लेट द चाइल्ड इन मी डाई, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो जितने भी किड्स होते हैं, ठीक, दे आर एक्साइटेड कि हाँ नवरात्रि होगी, गरबा में खेलेंगे, ठीक। जितने भी एकदम आप कहते हैं ना सुपर ह्यूमन लेवल के लोग होते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि हाँ नवरात्रि होगी, झांकी देखेंगे, ठीक। यस, जितने भी अल्ट्रा लेजेंड लोग होते हैं, they wait for नवरात्रि just so that they can buy this. I am that ultra legend. ठीक, ये है। I'm not interested in गरबा and all of this stuff. I'm interested in this. मेरे को बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। धनुष बाण तो रखे हुए हैं, रखे, उनको यहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर पाता इतनी सी फ्रेम में, इसीलिए किया, ठीक। मेरे को सही लगता है, मेरे को बहुत सही लगता है, मैं खरीद लेता हूँ, कुछ नहीं करता, रखा रहता हूँ, कुछ भी नहीं करता, बट आई जस्ट कीप इट, आई buy it, I keep it, ये खराब हो जाते हैं, इनको मैं फेंक देता हूँ, इतना
करता हूँ मैं, लेकिन खरीदता जरूर इसलिए खरीदता हूँ, मजा आता है यार, देख के अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल कलर। ऐसा कलर मैं वैसे नहीं खरीदूंगा, मैं लेकर के आता हूँ, घर वालों से 4 गालियां भी खाता हूँ इसके लिए। सो फैक्ट कि भैया तुम पूरे 22 साल के हो गए हो, काहे 2 साल के बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो, किया करो यार, क्या प्रॉब्लम है, करो, ठीक, करना, डू इट फॉर द सिंपल रीजन आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे यार बढ़िया आएगा, ठीक, चलिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। So the right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. ठीक है, fair enough. सर मुझे भी आदत है इस टाइप की चीजें लेने का, मम्मी डांटती है मुझे, अच्छा ठीक है, तो कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में, बहुत सही तरीका, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 को देखते हैं। Let's look at explanation number 1. What does it have? A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted, अब फोकस कर लो, ठीक है, अब फोकस कर लो। A person is not deprived of right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such a public servant. One must know that this is a public servant. व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये पब्लिक सर्वेंट है। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यही बोलता है कि अगर आपको ये पता है कि ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है तब तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपको पता है कि ये, आपको नहीं पता कि ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, यस देयर इज अ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस पे एक्ट कर रहा है, यू हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट अगर आपको नहीं पता कि ये प्राइवेट पर्सन किसके डायरेक्शंस पे एक्ट कर रहा है, यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक, यस, एक्सप्लेनेशन लिखना होता है दिव्या। आपको समझ में आया सेक्शन नंबर 99? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। रूल नंबर 1, कोई प्राइवेट अगर मान लीजिए पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो पब्लिक अथॉरिटी अगर एक्ट कर रही है और पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पुलिस ऑफिसर है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है, भले द एक्ट इज नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, यू डोंट हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नंबर 2, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के बोलने पे, पब्लिक अथॉरिटी के बोलने पे कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है तो भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नंबर 3, आप कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटी या पुलिस की हेल्प लेने का मौका है। चौथा, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको पंच मार रहा है तो आप पंच से ही उसका रिस्पांस दोगे, आप पंच की जगह चाकू यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि ये नहीं जानता कि आगे से जो व्यक्ति फोर्स यूज कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? यस और नो? लेट्स से आई डोंट नो दैट द अदर पर्सन is a police officer. He is not even wearing the color of his office. Do I have a right of private defense? Absolutely. I have all the rights of private defense. How would I know कि आप पुलिस ऑफिसर हो? आपने अपना यूनिफॉर्म पहना नहीं है, आपने मुझे आइडेंटिफिकेशन बताया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शंस पे एक्ट कर रहा है बट मुझे ये बात नहीं पता है, स्टिल इन दैट सिनेरियो आई विल होल्ड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 99। ठीक, चल अब आगे चलते हैं। सेक्शंस को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जस्ट सो दैट फटाफट निपटा करके फिर आगे बढ़ेंगे एंड we'll have the note making in the next class, but we'll definitely have a quiz today. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर 100 पे। सेक्शन 100 अपने आप में कोई बहुत बड़ा या बहुत हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट 7 खून माफ। सेक्शन 100 को मैं कहता हूं ये तो दिस इज काइंड ऑफ माय पेटेंट डॉक्ट्रिन, 7 खून माफ। अगर आप लोग किसी भी YouTube चैनल पे या किसी भी वीडियो में इन शब्दों को देखें तो आप बिल्कुल 100% बोल सकते हैं कि ये शुभम सर से चुराया गया है। ठीक, क्योंकि ये मैंने बैक इन 2013 ही बना लिया था जब ये पूरा निर्भया एक्ट आया। ठीक है, अच्छा अच्छी बात। 2 एक्सप्लेनेशंस वो समझा दिए, 2 एक्सप्लेनेशन समझाए तो बोले वही तो पॉइंट है कि अगर आपको नहीं पता है कि ये बंदा डायरेक्शंस पे एक्ट कर रहा है, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक, दूसरा, अगर आपको नहीं पता है कि ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। दैट्स इट, मैंने सेकंड से बहुत है। सो 7 खून माफ कैसे? भाई देयर आर 7 कंडीशंस अंडर सेक्शन नंबर 100 इन व्हिच इवन इफ यू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन यू हैव गॉट कंप्लीट इम्यूनिटी। अगर कोई भी ऐसा एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी 7 कंडीशंस का एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है कि भाई ऐसा कर रहा है व्यक्ति या ऐसा कर रहा है व्यक्ति या ऐसा कर रहा है व्यक्ति, ऐसे 7 कंडीशंस का अगर एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं सेक्शन 100 बोलता क्या है, व्हाट डज इट से। देखिए जरा, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी extends under the restrictions mentioned in the last preceding sections. Obviously उसका ध्यान रखते हुए चलता है ये। In the last preceding section to the voluntary causing of death or of any other harm, आप डेथ भी कॉज कर सकते हो और ध्यान रखना एनी अदर हार्म भी आप कॉज कर सकते हो, डेथ और एनी अदर हार्म। तो ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 100 में क्या सिर्फ डेथ ही कॉज हो रही है? नहीं, डेथ के साथ साथ कोई भी और हार्म कॉज कर सकते हो अगर ये 7 कंडीशंस में आप खुद को पाते हो। आप नहीं, खुद को नहीं, किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप पाते हैं या दूसरा व्यक्ति खुद को पाते हैं। ठीक, सो देखिए जरा, और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट if the offense which occasions the exercise of the right, ठीक है, good evening Dabuni, exercise of the right be of any of the descriptions here and after enumerated below. ठीक, 7 कंडीशंस है, कौन-कौन सी सिंपली इनको पढ़ते हैं। नंबर 1, first such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. ठीक, आज नोट मेकिंग नहीं है बेटा, नेक्स्ट क्लास में नोट मेकिंग। ठीक, सो अगर आप व्यक्ति को नहीं मारेंगे तो वो आपकी डेथ कॉज कर देगा, नंबर 1। नंबर 2,
such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमें grievous injury हो जाएगी. Third, an assault with the intention of committing rape. ठीक, अगर कोई महिला है उसके साथ rape attempt किया जा रहा है तो. Fourth, an assault with the intention of gratifying unnatural lust. ठीक, यानी 377 का अगर फोर्स किया जाता है किसी प्रकार का एक ऐसा apprehension क्रिएट होता है जो कि सोडोमी क्रिएट कर रहा है. ठीक. नेक्स्ट, फिफ्थ, an assault with the intention of kidnapping or abduction. Kidnapping or abduction. ठीक है. Sixth, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release, यानी wrongful confinement. And seventh है an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of the act. Acid attack का apprehension. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आती है, कोई व्यक्ति अपने को इनमें से किसी भी स्थिति में पाता है कि उसके अगेंस्ट, ठीक है, बता रहा हूं, उसके अगेंस्ट ऐसी कोई भी फोर्स यूज हो रही है या यूज होने का प्रयास किया जा रहा है, यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पे या तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, ग्रीवस हर्ट कारित किया जा सकता है, रेप कमिट किया जा सकता है, अननेचुरल लस्ट कमिट किया जा सकता है, ग्रेटिफाई किया जा सकता है, उसकी किडनैपिंग हो रही है, उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है और उसको चोट पहुंचाई जाएगी, एसिड अटैक हो रहा है. इन सभी स्थितियों में वो व्यक्ति किसी भी पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है. ठीक, इट्स एन इजी सेक्शन. अब मुझे ये बताइए, क्या इसके अलावा किसी भी कंडीशन में वो डेथ कॉज कर पाएगा? इसके अलावा किसी भी कंडीशन में डेथ कॉज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. दैट इज सेक्शन 101. दैट्स इट. यस, सेक्शन 101 यही बोलता है कि अगर इन 7 कंडीशंस के अलावा आप या कोई व्यक्ति किसी कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जो इन स्थितियों के अलावा कोई स्थिति है, तो उसके पास कोई भी और अधिकार है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, लेकिन डेथ कॉज करने का नहीं. ठीक है. हाँ, ये 7 कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति खुद को पाता है तो उसकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स अप टू कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ दैट असाइलेंट. लेकिन उसके अलावा 101 ये बोलता है कि अगर आप खुद को या कोई भी व्यक्ति खुद को इनके अलावा किसी भी स्थिति में पाता है तो फिर डेथ कॉज नहीं कर सकता. फिर वो वही ग्रीवस हर्ट कॉज कर सकता है, हर्ट कॉज कर सकता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर सकता है, ये सब कर सकता है, मतलब कन्फाइनमेंट वगैरह कर सकता है, बट इट विल नॉट बी एलिजिबल टू कॉज डेथ ऑफ. ठीक, ये पॉइंट. सेकेंडली में डेथ क्यों भाई? क्योंकि ग्रीवस इंजरी कोई व्यक्ति आप पे, मान लो कोई व्यक्ति आपको लाठी से पीटने आ रहा है, तो लाठी से कितनी बार मारेगा आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है इतनी जोर से मारे, इतनी बार मारे कि आप चल बसो. ठीक, इसलिए ग्रीवस हर्ट के एप्रीहेंशन में भी आप व्यक्ति को डेथ कॉज कर सकते हैं. कोई आपको लोहे की जो चेन होती है, ठीक, लोहे की चेन से मारने की कोशिश कर रहा है या मार रहा है, अब भाई वाइटल ऑर्गन पे पड़ी तो आपकी डेथ भी हो सकती है. तो ग्रीवस हर्ट का एप्रीहेंशन अपने आप डेथ का एप्रीहेंशन क्रिएट कर देता है. ठीक, ये रूल विद रिस्पेक्ट टू 99. दैट्स इट. सर आई एम लीविंग नाउ, सम रीजन व्हाट आई डाउट. हां बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आराम से जाइए, प्लीज टेक केयर. जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा. ठीक, ये हो गया आप लोगों का सेक्शन नंबर 100. साथ-साथ में सेक्शन नंबर 101 भी एकदम नेक टू नेक चलता है. अब मुझे ये बताइए यहाँ तक, हाँ, ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है? यस, किसी ने पूछा था, काजल ने पूछा था कि ग्रेटिफिकेशन ऑफ अननेचुरल लस्ट का मतलब क्या होता है. जैसे कि बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति, देयर इज अ मैन, ठीक है, देयर इज अ मैन जो कि एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है किसी दूसरे मैन पे, किसी दूसरे बॉय पे, टू एस्टैब्लिश अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देम और टू कमिट अ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन दैट पर्सन. जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, 12 साल का एक बच्चा है, अलिजिडली उसके साथ गैंग रेप हुआ है. ठीक है, देयर इज अ 12-year-old बॉय जिसके साथ, यस, दिल्ली में, जिसके साथ गैंग रेप हुआ है. ठीक, नाउ द पॉइंट हियर इज कि बॉयज और मेन, ठीक, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि इनके साथ रेप किया जा सके, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रेप का जो ऑफेंस है वो महिलाओं के अगेंस्ट ही किया जाता है. इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द वुमन, बट इनके साथ सोडोमी कंडक्ट किया जा सकता है, सोडोमी कमिट किया जा सकता है. यस, सो सोडोमी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 377. ठीक है, दैट इज बेसिकली एन एनल एक्ट. ठीक, एन एनल एक्ट, इसीलिए उसको अननेचुरल माना जाता है. ठीक है, दैट इज व्हाई सोडोमी इज कंसीडर्ड टू बी एन अननेचुरल एक्ट. ठीक, नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, आराम हो गया, देखिए करके समझा. ठीक, ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति है जो खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां पे उसके अगेंस्ट अननेचुरल कोई एक ऑफेंस किया जा रहा है, ठीक है, अननेचुरल ऑफेंस किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकता है. मतलब इस बच्चे के पास, इस लड़के के पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहा होगा कि वो जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा उसके साथ किया, वो उनके अगेंस्ट डेथ तक की इंजरी कॉज कर सकता है. ठीक, ये है आपका कॉन्टेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना. अननेचुरल लस्ट का मतलब है सेक्शन 377. अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पे अननेचुरल ग्रेटिफिकेशन में सिर्फ मैन एंड मैन नहीं आता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वुमन एंड इफ देयर इज अनदर वुमन. ठीक, अब अगर इसे आजकल की कॉमन तो इसको कहते हैं दैट अ पर्सन इज आइदर स्ट्रेट और अ पर्सन इज होमोसेक्सुअल और व्हाटएवर इट इज. ठीक, अब देखिए जरा इस चीज को समझिएगा. अगर कोई पर्सन, जिसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, इट्स अ लिंगो, दैट्स समथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. इफ अ पर्सन इज स्ट्रेट, so स्ट्रेट होने का मतलब है कि इफ इट इज अ मैन दे विल बी इंटरेस्टेड इन अ वुमन एंड इफ इट इज अ वुमन दे विल बी इंटरेस्टेड इन अ मैन. लेकिन अगर मान लीजिए देयर इज अ गे, तो गे के केसेस में ऐसा ऑफेंस पॉसिबल है. इफ देयर इज अ लेस्बियन,
तो लेस्बियन के केसेस में ऐसा ऑफेंस पॉसिबल है। ठीक, सो मान लीजिए एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये नहीं है, वन पर्सन ट्राइज टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन अनदर पर्सन, 377 सेक्शन 100 एप्लीकेबल। ठीक, वन फीमेल इज अ लेस्बियन, द अदर फीमेल स्ट्रेट नॉट लेस्बियन, फोर्स यूज करते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 100 डेथ का करेक्ट की जा सकती है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। सो अंडरस्टैंड इट क्लियरली, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, ऐसा सेट कितने का एनल एक्ट माना जाता है। ठीक है, एनल एक्ट किया जाता है यानी कि इंजरिंग द रेक्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, रेक्टम ऑफ दैट इंडिविजुअल या एनस ऑफ दैट इंडिविजुअल, अगर उनको क्षति पहुंचाई जाती है, उस बॉडी पार्ट को क्षति पहुंचाई जाती है, व्हिच इज ऑब्वियसली अ प्राइवेट पार्ट ऑफ एनी पर्सनस बॉडी, दैट इज एन अननेचुरल ऑफेंस। ठीक, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, इसके बाद रोहित का भी एक क्वेश्चन था कि सर एडमिनिस्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, एडमिनिस्टर का क्या मतलब होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली एडमिनिस्टर इज, एडमिनिस्टर मींस किसी व्यक्ति को वो चीज किसी भी प्रकार से उसकी बॉडी पे हम कह सकते हैं कि प्रभाव डलवाना। अब एडमिनिस्टर का मतलब किसी व्यक्ति को एसिड पिलाना भी हो सकता है। ठीक, एडमिनिस्टर का मतलब किसी व्यक्ति की बॉडी में एसिड इंजेक्ट करना भी हो सकता है। ठीक, अगर किसी पर्सन को किसी भी तरीके से अप्लाई करना भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक, इट कैन बी एनीथिंग, दैट्स व्हाट इट इज। सो एडमिनिस्टर ये सब होता है। ना 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 बेटा, दैट्स बेस्टियलिटी, दैट्स बेस्टियलिटी बेटे, बेस्टियलिटी या बीस्टियलिटी बोलते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल, जो सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल कहा जाता है, दैट इज बेस्टियलिटी। बीस्टियलिटी भी कई लोग इसको कहते हैं। इसका मीनिंग होता है कि किसी बीस्ट के अगेंस्ट, किसी एनिमल के अगेंस्ट, मतलब ह्यूमन के अलावा कोई अगर एक एनिमल है उसके अगेंस्ट ऑफेंस किया जाए तो दैट्स बेस्टियलिटी। सेक्शन 377 तीन ऑफेंसेस को इंक्लूड करता है। वन इज सोडोमी, द अदर इज बेस्टियलिटी एंड थर्ड इज ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। सो रिमेंबर दैट। ठीक, सो अगर 377 में अंडर 18 इयर्स हो तो वो अंकिता दैट डिपेंड्स अपॉन, मतलब फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे वो डिफर कर सकता है। ठीक, यस 377 में आता है, थर्ड जेंडर को 376 में इंक्लूड नहीं करते, इट्स अ फैक्ट। ठीक, चलिए, जो इसके अलावा कोई भी सिनेरियो अगर होता है तो सेक्शन 101 में आएगा, आप डेथ कॉज नहीं कर सकते और कोई भी इंजरी कॉज कर सकते। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता सेक्शन 100 डेथ, सेक्शन 101 डेथ नॉट डेथ। ठीक, इसी से मिलते जुलते हैं सेक्शन 103 जिसमें हो सकती है डेथ या डेथ कॉज की जा सकती है, एंड सेक्शन 104 जिसमें डेथ कॉज नहीं की जा सकती। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के केस में होता है कि जो एप्रीहेंशन है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाने का, कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दी जाएगी, किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाएगा, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट रेप कमिट कर लिया जाएगा। 103 104 आर अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यही फर्क है। ये आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं कि आईपीसी के ऐसे कौन से दो सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को उसकी डेथ तक कारित कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए। तो द बंडल इज सेक्शन 100 एंड 103। ठीक, और कौन से ऐसे दो सेक्शंस हैं जहां पे बोला गया है चाहे आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप प्रॉपर्टी के केस में करो चाहे बॉडी के केस में करो, डेथ कॉज नहीं कर सकते। सो द बंडल इज 101 एंड 104। अब इसमें आप लोग 104 को एक बार रीड कर सकते हैं, 103 को और 104 को एक बार यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। कैन यू डू इट जस्ट फॉर अ बिट? विल हार्डली टेक 1 मिनट। को छोड़ो, उसमें कोई कांसेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट बेयर रीडिंग, नथिंग एल्स। ठीक, सो एक बार इसको रीड कर लीजिए 103 104, जस्ट रीड इट। अगर 101 भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसको भी रीड कर लीजिए, जस्ट रीड इट वंस। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज़ इट हैज गॉट नो कांसेप्ट। 103 के जो ऑफेंसेस है ना उनका ध्यान रखना है। 103 के ऑफेंसेस आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है रॉबरी। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है आपका हाउस ब्रेकिंग, बट बाय नाइट, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, सिर्फ हाउस ब्रेकिंग दे दिया जाता है, कंफ्यूजन होता है उससे। थर्ड इज मिसचीफ बाय फायर। मिसचीफ बाय फायर के लिए एक नाम भी यूज किया जाता है। व्हाट इज मिसचीफ बाय फायर? मिसचीफ बाय फायर को और क्या बोलते हैं वो बता दीजिए। ठीक, आर्सन, वेरी गुड कीर्ति, इट इज नोन एज आर्सन। सही, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट इज theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequences. अब theft हो चाहे mischief हो चाहे house trespass हो, लेकिन उसका apprehension कैसा है कि भाई डेथ ही कॉज कर दी जाएगी। ठीक, तो इन चारों ही कंडीशंस में क्या होगा, आपको डेथ कॉज करने की अधिकार मिल जाएगी। ठीक, रॉबरी है बट थेफ्ट, ज्योति इसको देखना, अपन ने रॉबरी कहा लेकिन अगर थेफ्ट या मान लीजिए कि हाउस ट्रेसपास हो रहा है या मिसचीफ हो रहा है और अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है जिससे डेथ का एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाए। ठीक, रेगुलर थेफ्ट है लेकिन आप डर भी रहे हो, सामने वाले के पास चाकू भी है, तलवार भी है, डेथ कॉज करने का अधिकार। रॉबरी में तो ये सारी चीजें इंस्टेंटली चलती है, इंस्टेंट फियर होता है, ग्रीवस हर्ट का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट का, हर्ट का। ठीक, तो ये सब कुछ क्या माना जाता है? ये सब कुछ माना जाता है रॉबरी। दोनों केसेस में आपके पास आ जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डेकॉइटी एक शब्द दिया जाएगा। डेकॉइटी यहाँ पे नहीं, डेकॉइटी यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं है, 103 में नहीं। लेकिन हाँ रोहित, अपना वही डाउट है कि क्या यहाँ पे डेकॉइटी अंडरस्टूड है? इज डेकॉइटी अंडरस्टूड, यस और नो? ऐसे ही फंसाते वो लोग। विल द टर्म रॉबरी इंक्लूड डेकॉइटी? यस, क्योंकि डेकॉइटी होता क्या है? डेकॉइटी रॉबरी तो होता है, और क्या होता है? 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर रॉबरी कमिट कर रहे हैं तो डेकॉइट्स कहलाएंगे। दैट्स इट। ठीक, तो नंबर्स का फर्क है। तो डेकॉइटी इज इंप्लाइड, डेकॉइटी इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ये दिया जाएगा, एक ये दिया जाएगा, एक ये दिया जाएगा और चौथा डेकॉइटी दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि इन चारों में से कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर है डेकॉइटी। ऑल्दो अगर आप एप्लीकेशन देखें तो
इंप्लाइड है कि डेकोइटी इज इंक्लूडेड इन द टर्म रॉब। दैट्स ऑल। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पे, दैट इज आवर सेक्शन नंबर 102। अब 102 बहुत सिंपल है। 102 ये बोलता है 102 एंड योर 105 दे आर द सेम। क्या बोलते हैं? 102 और 105 का रूल बहुत सीधा सा। 102 बोलता है कि यार देखो, जब तक एप्रीहेंशन रहेगा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। ठीक, जब तक यहां से एक एप्रीहेंशन आता है, ये जब तक एप्रीहेंशन आ रहा है तब तक आप रोक सकते हो। ठीक है, जब तक एप्रीहेंशन है आप रोक सकते हो। जैसे ही वो एप्रीहेंशन खत्म हुआ, अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी सीज करता है। आई टेल यू अगेन, अगर एप्रीहेंशन है, अगर कोशिश की जा रही है, ठीक, एप्रीहेंशन है, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक बार एप्रीहेंशन खत्म हुआ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक, ये आप लोगों का सेक्शन 102 राइट इन केस ऑफ बॉडी। जब अटैक कहां है? बॉडी पे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस ऑफ सेक्शन 105, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको अपन समझेंगे। 102 में 3-4 चीजें बोली गई। नंबर 1 कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस कब से होता है, शुरू कब से होता है? भाई सीधी सी बात है, जब से एप्रीहेंशन शुरू होगा तब से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। नंबर 2, ये कब तक कंटिन्यू करता है? जब तक एप्रीहेंशन होता है, टिल द टाइम एप्रीहेंशन या टिल द टाइम डेंजर परसिस्ट्स, तब तक कंटिन्यू करेगा। ये एंड कब होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? जैसे ही डेंजर या एप्रीहेंशन खत्म, वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हें कमरे में बंद रखा है और कोई व्यक्ति उसी कमरे के दरवाजे पे ऐसी तलवार लेकर के खड़ा हुआ है, क्या तुम्हारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? डू यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? यस, ऑब्वियसली यू विल हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भाई तुम्हारे सामने है, तुम्हें मार नहीं रहा है, तुम्हें स्टैब नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने तो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा, क्योंकि क्लियर है ना, इट इज कंटिन्यूइंग, द डेंजर इज स्टिल कंटिन्यूअस। लेकिन वो तलवार वाला व्यक्ति अब चला गया। मान लो कि तलवार वाले व्यक्ति को लघु शंका लग गई, चला गया, गया भैया, ठीक है, नेचर्स कॉल है, तो आप तलवार लेके खड़े हो, गन लेके खड़े हो, कैसे भी खड़े हो, ठीक, बट नेचर्स कॉल तो सबको आता है, गया बंदा। अब वो व्यक्ति गया, अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतने टाइम के लिए सीज कर जाएगा। सिंपल, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप भाग सकते हो, भाग जाओ, निकल जाओ। ठीक, ये पॉइंट है। अभी 105 शाम को, अभी मैंने 105 समझाया नहीं बच्चे, अभी मैं 102 ही समझा। ठीक, अगर जैसे ही वो वापस आएगा, मान लो कि आप बंधे हुए, मतलब ऐसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, हाथ बंधे हैं तुम्हारे हाथ बंधे, वो बंदा वहां से गया, ठीक है, मालूम है कि बाथरूम गया, वापस आया, जब चला गया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, भागने की कोशिश कर सकते हैं, भाग सकते हैं, निकल सकते हैं। जैसे ही वापस आया, वापस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो गया। सिंपल, ठीक है। मैं अभी पूछने वाली थी क्या, लघु शंका दो होते हैं ना, एक लघु शंका, एक दीर्घ शंका। तो लघु शंका इज लाइक 1 नंबर, दीर्घ शंका इज 2 नंबर। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं यार तुम लोग? अबे गूगल कर लो ना, ये पूछने वाली बात है। हद है सर, मैं बस पूछने वाली थी क्या शब्द, क्या गूगल करिए। हाँ, तुम और ऑकवर्ड कर दो समीक्षा। अरे मुझे मालूम है वो बंगाली है, लेकिन ऐसे मजे लेने की भी तो कुछ कोई एक होती है ना, मजा ना लूं, हद है, ये रूल है। ठीक, दिस इज द पॉइंट ऑफ इट। ओके, हाँ, भावना का डाउट क्या था? भावना, कैन यू प्लीज रीपोस्ट योर डाउट? गाइस, भावना ने एक डाउट पूछा था, वो ऊपर निकल गया, रुक जाइए। भावना प्लीज अपना डाउट रीपोस्ट कर दीजिए। ठीक है, व्हाट इज इट, मतलब डाउट क्या बचे? भावना डाउट एक काम करो, यहाँ पे टाइप कर दो, लिख दो, मैं डाउट ले लेता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। सो दिस इज योर सेक्शन 102 कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू कैसे हुआ? जब एप्रीहेंशन शुरू हुआ, जब तक एप्रीहेंशन रहा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जब एप्रीहेंशन खत्म तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। दैट्स इट। 105, हाँ, कोर्ट में ये इशू था कि वो सेक्शन 100 था या 302, हाउ टू आइडेंटिफाई। विश्वनाथ को एक बार हम लोग देख लेंगे, हालांकि ये चीज जो है ये 302 में आप लोग देखेंगे, बट अभी रुक जाते हैं भावना। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर वी विल फिगर आउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, और इवन इन द सेक्शन 302। ठीक, डोंट वरी। यस, डन। अब देखते हैं नाउ, टॉकिंग अबाउट सेक्शन 105, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक, नाउ देखिए जरा 105 क्या क्या है। इट सेज the right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। ठीक, अच्छा मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है जो आपकी कार की तरफ, ठीक है, एक मान लीजिए बहुत बड़ी सी आरी लेकर के जा रहा है, क्या आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हुआ? आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी है, कोई व्यक्ति तलवार लेके उसी की तरफ जा रहा है, वहीं जा रहा है, मालूम है आपको कि वो उसको किसी प्रकार का नुकसान करने की जा रहा है, यस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, नंबर 2, the right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property, or either the assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered। theft के केसेस में ध्यान से समझिएगा, theft के केसेस में 3 तरीके से, 3 सिचुएशन तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करता है। पहला, in case of theft continues till the offender has effected his retreat। चोरी करके चोर भाग गया,
अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। दूसरा, विद द प्रॉपर्टी और आइदर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन, आपने पब्लिक अथॉरिटीज को बता दिया, पब्लिक अथॉरिटीज को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये व्यक्ति चोरी करके भागा है हमारे पास। तीसरा, और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, या फिर अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर की जा चुकी है। तो इन तीनों ही कंडीशंस में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक वो बच्चा या वो बंदा भाग नहीं जाता चोरी करके, जब तक पब्लिक अथॉरिटी को आपने इन्फॉर्म ना कर दिया हो, उनकी मदद ना ले ली हो, या जब तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, जब तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती, ये थेफ्ट के एंगल को बड़ा कर देता है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि चोर ने आपके घर पे चोरी की, ठीक, कोई व्यक्ति आपके घर से चोरी करके भागा, उसने कुछ सामान वामान चुराया, भाग करके, ठीक, सुनना अभी शाम भी सर पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ये डाउट है कि क्या है, एक सेकंड सुनना चाहता हूं, जस्ट लिसन टू दिस। कोई व्यक्ति चोरी करके भाग गया, आपने उसका पीछा किया, लेकिन चोर जो था वो ओट्स खाता था और आप जो थे आप समोसा, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट वॉफल और इत्यादि इत्यादि चीजों से, ठीक है, अपना पेट भरते हैं। तो वो बंदा ओट्स खाता है, जाहिर सी बात है वो भाग गया। आप समोसा खाते हो, आप पिज़्ज़े खाते रहे, आप बर्गर खाते रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, ठीक, वॉफल खाते रहे, यस, तो आपकी तो सांस फूल गई ना। एक बार में आपने देखा कि भैया ये तो एकदम लीन, एकदम बढ़िया, ये तो एकदम ऋतिक रोशन टाइप लग रहा है, विक्रम वेदा वाला, ये तो बच जाएगा। ठीक, आपने 4 कदम आप दौड़े, आपकी छाती फूल गई, आपको लगा कि भैया ठीक है, इतना भी जरूरी सामान लेके नहीं भागा, ठीक है, यस, अब मॉइस्चराइजर के डब्बे के लिए मैं जान थोड़ी दे दूंगी, तो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे। मान लो घूम करके दोबारा मिला, ठीक है, यस, यही व्यक्ति, अब आपने उसका पीछा किया, नहीं मिला, भाग गया। आप गए पास में ही, आप उसका पीछा कर रहे थे, पास में ही एक झांसी चाट भंडार का ठेला था कि यार पीछा कर रहे हैं, अब भाग गया ये नायका का हमारा सामान लेके, तो ठीक है, लेकिन जो यहां से छोले की और टिक्की की और ऐसे वो दिख रहा है, वो दही पूड़ी है, प्रायोरिटीज जानते, नया लिविंग, अमीर है, इधर जाते हैं। आप गए चाट के ठेले पे खड़े होकर आप बोल रहे हैं भैया से कि भैया जरा 20 रुपए की फुल्की और सूखी फुल्की भूलना मत, वरना तुम्हारा ठेला तोड़ा दो, ठीक है, यस, मान लिया। उसने आपको फुल्की खिलाना शुरू किया, तभी वो लीन क्लीन फ्लाइंग मशीन जो गया था वो वापस आया, उसी ठेले पे खड़े होकर वो भी बोल रहा था कि भाई जरा पानी देना। एक मोटे थुलथुले आदमी ने मेरा पीछा किया, पकड़ नहीं पाया साला, लेकिन हम भी थोड़ा थक गए, जरा पानी दे। डू यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नाउ? भाग गया था। डू यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नाउ? यू डू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपके पास होगा, यू विल हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, रिमेंबर दिस, आ जाएगा। क्यों? वापस आ गया, रिवाइव हो गया आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हुई और वो बंदा आपके सामने खड़ा है। सामने खड़ा मतलब भाई हो सकती है उसके पास प्रॉपर्टी, सिंपल सी चीज है, प्रॉपर्टी तो रिकवर नहीं हुई ना अभी। अगर प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हुई है, मेरे पास अभी भी अधिकार है, कर सकता हूं मैं इसको, ठीक। अब क्या होगा? अब ये पानी ही पी रहा है ना, इसकी गटाई पकड़ के इसको गिराएंगे, धम से बैठ जाएंगे, 115 किलो का वजन है, उठेगा भी कैसे उठेगा? आगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ थेफ्ट कंटिन्यूज फॉर 3 कंडीशंस। नंबर 1, जब तक वो भाग ना जाए, भाग गया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म, आपने पब्लिक अथॉरिटीज को बता दिया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। जब तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं होती तब तक प्राइवेट डिफेंस रहेगा। प्रॉपर्टी रिकवर हो गई, अब आप उसको पकड़ के उसको लतिया नहीं सकते, आप उसको चाटे वाटे नहीं मार सकते, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बोलता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues। ठीक भाई, रॉबरी का एसेंस यही होता है, रॉबरी का एसेंस यही होता है। बिना पूछने सर 2 दिन बाद भी होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, टाइम था पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करने का, नहीं किया होगा। देखो, इन जनरल इन सच केसेस पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन मान लो कि आपने कोई चीज जाने दी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज चुरा के सामने वाला व्यक्ति नहीं भागा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो व्यक्ति अगर आपको दिख गया, तो आपके पास एक रीजनेबल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब भी होता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी तो रिकवर नहीं हुई, आपके पास एक रीजनेबल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन नॉट ऑब्वियसली एक्सीड इन टर्म्स ऑफ योर फोर्स, ठीक, लेकिन आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रिवाइव कर जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड ना कि रिकवरी जब तक ना हो तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, लेकिन एक बार वो व्यक्ति भाग गया तब आप ऑर्डिनरली पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं किया है तो रिवाइव कर जाएगी, कर दिया है तो फिर आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि मैंने पुलिस को एफआईआर करवा दी, एफआईआर करवाने के बाद मैं बाहर आया और मैंने उस चोर को सामने देखा, आपके दिमाग में ये आया होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आया होगा, क्या कि सर मान लो कि मैंने पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, थेफ्ट का केस है, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करके थाने से बाहर निकला, ठीक, थाने से बाहर निकला, अब क्या करें? ठीक है, हाँ, ये रोहित ने लिखा भी, मैंने पढ़ा नहीं था रोहित का मैसेज, पब्लिक अथॉरिटी को बताने के बाद
अगर सामने ऑफेंडर सामने हो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा, आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो आपने इन्फॉर्म कर दिया है, बट क्या अभी प्रॉपर्टी की रिकवरी हुई है? वाज देयर अ रिकवरी? देयर इज नो रिकवरी। बिल्कुल आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, दैट इज द पॉइंट। इसलिए रिकवरी इज द की। रॉबरी के केसेस में रॉबरी का बेसिक इंग्रेडिएंट ही इंस्टेंट फियर होता है, इंस्टेंट फियर। जब तक वो फियर एग्जिस्ट करेगा तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करेगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक। रॉबरी में जब तक फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, तब तक आपका रॉबरी के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जैसे ये खत्म हुआ वैसे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। The right of private defense of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। अब एक बात बताओ, रणछोड़ दास के घर पे यानी कि जावेद जाफरी के घर पे 3 लोग घुसे, राजू, फरहान और चतुर। जब तक इसके घर में है तब तक अच्छा ट्रेसपास में घुसे, अथॉरिटी नहीं थी इनको, घुस गए। जब तक ये तीनों इसके घर पे हैं, इसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। 1 और 2 इसलिए होते हैं कि दिखा कि कई बार मान लो व्यक्ति भाग गया, नहीं मिला तो भाग ही गया, नहीं मिला, दिखा भी नहीं दोबारा, तब तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म ना। दिख गया तब तो आप पकड़ लोगे उसको, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन नहीं मिला, भाग ही गया, तो प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, एंड हो गया। अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि यार 1 महीने बाद अगर ये दोबारा दिखा तो दोबारा मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आएगा। आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन अभी के लिए तो इट एंडेड नो। किसका डाउट था? दिस वाज गीतिका डाउट। गीतिका समझ में आया? उस समय के लिए तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, बाद में देखिएगा फिर आ जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दैट्स द पॉइंट, ठीक। ये रूल है। सो इस केस में राजू, फरहान, चतुर ये तीनों लोग जो थे जबरदस्ती घुसे ट्रेसपास से। जब तक इसकी प्रॉपर्टी में रहेंगे तब तक इसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गए, ठीक, जैसे इसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, दैट्स इट। और लास्ट पॉइंट है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues, ठीक। तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, कोई व्यक्ति घर में घुस गया। अब घर में घुस गया, घर में घुसने के बाद वो व्यक्ति जो है हाउस ब्रेकिंग करके घर में घुसा है, ट्रेसपास किया, जो भी किया, जब तक वो व्यक्ति घर में है, जब तक वो व्यक्ति घर के अंदर है, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मतलब चाहे रेगुलर ट्रेसपास से घुसे, आपके गेट से उसको एंट्री नहीं थी फिर भी वो अंदर घुस गया, चाहे ऐसे हो तो भी जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी पे रहेगा आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जब तक वो मिसचीफ करने की कोशिश करेगा तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अगर मान लो कि घर में सेंध मार के घुसा है, दीवार तोड़ के घुसा है, ताला तोड़ के घुसा है, तो जब तक घर के अंदर वो व्यक्ति है तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सिंपल रूल। दिस इज सेक्शन नंबर 105। सो सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103 बॉडी प्रॉपर्टी, 101 104 बॉडी प्रॉपर्टी बट नॉट डेथ, 102 105 कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड एंड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और आता है, दैट इज सेक्शन 106। इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या बोलता है कि मान लो अगर आप ऐसी खुद को स्थिति में पाओ जहां पे यू हैव अ वैलिड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बट आप अगर रिटेलिएट करोगे या आप अगर फोर्स का इस्तेमाल करोगे तो उससे किसी इनोसेंट पर्सन को भी इंजरी हो सकती है। मान लो कि आपकी तरफ क्राउड भागता हुआ आ रहा है, अब उस क्राउड में कोई महिला भी है, कोई वृद्ध आदमी भी है, कोई मान लीजिए कोई बच्चा भी, अब ये इनोसेंट है लेकिन क्राउड भागता हुआ आ रहा है, तो क्राउड के साथ ये भी भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ और आपको मारने का इंटेंशन रखते हैं। अगर आप इन पे फोर्स इस्तेमाल करो तो हो सकता है कि वो इनोसेंट व्यक्ति जो है उसको हर्ट हो जाए, उसको इंजरी हो जाए। तो क्या आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? डू यू हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दीस पीपल हु आर इनोसेंट? नहीं प्रज्ञा, तब नहीं होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक बार बाहर निकला तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या यहाँ पे आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप उस इनोसेंट पर्सन को इंजर कर सकते हो? यस, ठीक। अगर वो खुद में ऑफेंडर हो और भीड़ भगा रही हो उसको तो भी ऑफेंडर है। समझा नहीं? एक ऑफेंडर भागता हुआ आ रहा है, भीड़ उसकी तरफ मतलब उसके पीछे आ रही है, ठीक। अगर वो व्यक्ति खुद ही चोर नहीं, अग्रेसर के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है क्या? अग्रेसर के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। कोई व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है, ठीक, पीछे पूरी जनता आ गई, चिल्लाया किसी ने, अरे चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो। भाई 50 लोग भागे, ठीक, 50 लोग भागे। ऐसी स्थिति में जो अग्रेसर है उसके पास तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वैसे भी नहीं, ठीक। ये पॉइंट। अगर मान लो आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग मूव कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर मूविंग टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ व्हिच सम ऑफ देम वांट टू इंजर यू। कुछ लोग आपको इंजर करना चाहते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। होता क्या है, जो पुराना इंग्लैंड था, यूके था, वहां पे 14, 15, 16, 17, 18 सेंचुरी के आसपास एक कांड किया जाता था जिसको बोला जाता था विच हंटिंग। विच हंटिंग का मतलब होता था औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये चुड़ैल या ये किसी प्रकार की जादूगरनी है और इनको पकड़ करके क्या किया जाएगा, इनको पकड़ के जलाया जाएगा, इनकी डेथ कॉज की जाएगी। अब विच हंटिंग में क्या होता था, लोग क्या करते थे, अपने हाथों में मशाल लेकर के जनरली उस विच के घर जाते थे और उस घर में आग लगा देते थे जिसमें वो जादूगरनी रहती थी, ठीक। यस। अब विच हंटिंग में अगर मान लो कि किसी विच ने देखा कि भाई उसकी घर की तरफ लोग आ रहे हैं, वो विच नहीं है, विच है भी तो भैया उसके पास राइट ऑफ लाइफ है। अब लोग आ रहे हैं, वो अपने घर से कुछ पत्थर निकाल के फेंकते ताकि लोगों को लगे वो लोग रुक जाए, इसमें किसी इनोसेंट बच्चे को चोट लग जाए। कैन शी क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यस और नो? दैट्स द क्वेश्चन। क्या वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर
है, डेफिनेटली कर सकते हैं। गुलिस्ता इसको नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा, अभी अगर करने जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा ये बड़ा पड़ेगा। चल ठीक है, मैं शॉर्ट में एक बार कर देता हूँ। ठीक, यस, ही कैन क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यस डेफिनेटली। ठीक ना, शिखा बोल रही है कि सर आरपीडी यूज ना हो और उसके साथ कोई ऑफेंस हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है और वो किस में पड़ेगा, आईए और आईपीसी, दैट इज मर्डर और हर्ट। आरपीडी यूज ना हो और उसके साथ कोई ऑफेंस हो, यार शिखा मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। आरपीडी यूज ना हो मतलब डिडंट गेट द आइडिया ऑफ इट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर रहे, विच वाला फंडा कुछ नहीं है, जादूगर नहीं है, मतलब ये रिस्की हो जाएगा। दे सकते हो इफ यू प्रिपेयर वेल, बट रिस्की। शिखा अब मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपका डाउट ही ले लूंगा बेटा, सबसे पहले आपका डाउट ही ले लूंगा, डोंट वरी शिखा। तो अपन कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, उससे हो जाएगा काम, ठीक ना गाइस। फटाफट से पहले इसको एक बार निपटाते हैं। यस प्रज्ञा, आपका डाउट है, हाँ अभी बता दो। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि क्राउड है, हेलो हाँ प्रज्ञा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैंने ये पूछा, ने बताया कि आरपीडी में अगर कोई सेंध तोड़कर घर में जाता है, तोड़कर दीवार घर में घुसता है, अगर घर में वो है तब हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, अगर वो घर के बाहर जाता है तो हमारे पास आरपीडी नहीं है। बट सर आपका कि थेफ्ट के केस में अगर हमारी प्रॉपर्टी कोई है और रिकवरी नहीं हुई है तो 2 दिन बाद भी अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे पास आरपीडी है। तो सर मान लीजिए वो घर में चोरी करके निकला और फिर घर के बाहर है तो अगर चोरी करके निकला घर के बाहर निकला जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो सर यही मैंने पूछा था, आपने कहा कि आरपीडी नहीं, अगर चोरी करके निकला तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बशर्ते हम लोग घर के बाहर निकला घर बहुत दूर हो गया, आपको मतलब रिट्रीट किया तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। नहीं। मान लो कि कोई व्यक्ति घर में कोई भी ऑफेंस करके निकला, मान लो किसी ठीक ठीक, अब जब तक घर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक बार निकल गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर चोरी किया है तो नहीं किया है, अगर घर के अंदर है तो हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, अगर घर के बाहर है और वो हमारे सामने है तब अगर चोरी किया है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, नहीं किया तो नहीं। बस यही समझ में आकाशवाणी लगती साउंड्स लाइक जगह लाल मैया का लाल चोला है रंगला। ठीक है सर, क्या 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 उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग शुरू ही इसी से करेंगे गुलिस्ता, नेक्स्ट क्लास में ना इसको अपन लोग सम अप कर लेंगे। एंड शिखा का जो डाउट है, ठीक है शिखा का जो डाउट है वो भी अगर पिक ले रहे हो तो अच्छे से लो, जस्ट यूज इट ब्रॉडली। ठीक है रेडी, जल्दी बैठो, रेडी बैठो, रेडी ठीक है, रेडी यस गुड जॉब, भेज देना मेरे को डीएम कर। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर 7:15 पे। आई होप आज की क्लास में जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो समझ में आया। फटाफट से प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दो 7:15 पे आप लोग का सीआरपीसी का मेन स्ट्रीम है वो छोड़ना नहीं है, ठीक। जो भी पढ़ा वो समझ में आया फटाफट से बता दो, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे एंड पूरा इसमें नोट मेकिंग भी करेंगे। ठीक चलो फटाफट से 7:15 जल्दी मिलो, ठीक है। लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज की क्लास समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, मिला जाओ फटाफट से मेन स्ट्रीम में आओ एंड ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में, आप आराम से हिंदी